नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 इसका लेक्चर चल रहा है और यह लेक्चर संख्या 19 है, लेक्चर संख्या 19। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। कुल मिलाकर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये आपका चैप्टर है। बुक जो है आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से संबंधित है, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, यह जो एनसीईआरटी का आप लोग को करा रहा हूँ, लेक्चर्स करा रहा हूँ, यह यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस, एनबीएस, एसएसबी, टीजीटी पीजीटी के लिए और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आप लोग जानते हैं। लेकिन यह कोर्स जो शुरू किया गया है, यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शुरू किया गया है। दिल्ली टीजीटी पीजीटी के लिए शुरू किया गया है। तो जो लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। 14 आपका 1499 रुपया इसकी फीस रखी गई है। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 1499 रुपया इसकी फीस है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये में आप लोग को कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री का। इसमें आप लोग को 6 to 12 का पूरा नोट्स, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और उसके साथ ही साथ आपको लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स मिलेंगे और उसके बाद सारी चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और उसके बाद आपको मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगी। मास्टर टेस्ट सीरीज जो होगा वो लगभग 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग इच्छुक हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। आइए शुरुआत करते हैं। लेक्चर संख्या 19। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स के माध्यम से आप लोग को एक एक चीज बताई जाती है, समझाई जाती है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। देख सकते हैं इतना बढ़िया नोट्स है, ठीक है। हम्पी के मंदिर यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। अब मैं हम्पी के मंदिर की बात करूंगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हम्पी जो थी वह राजधानी थी किसकी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ठीक है। तो उसी हम्पी के बारे में आप लोग को देखना है। यहां देखिए हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो देखिए इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास था। देखिए हम विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए हैं, बहुत सारे राजवंश हुए हैं। हमने बताया है कि संगम राजवंश, फिर सालू राजवंश, फिर तुलु राजवंश और फिर अराबिडू राजवंश। तो इन चारों राजवंशों में बहुत बड़े बड़े शासक हुए जो जिनकी एक निजी आस्था भी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी इन लोगों ने किया। तो इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल आदि सभी शासकों ने मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित किया है। मंदिर को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शिक्षा केंद्रों के रूप में भी विकसित किया गया था। आप जानते हैं जहां मंदिर होता है ना, वो क्या होता है, धार्मिक जगह हो जाता है, फिर वहां पर सामाजिक परिवेश भी होता है, बहुत सारे धर्मों के लोग, जाति के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, सांस्कृतिक केंद्र भी होता है मंदिर, और साथ ही साथ आर्थिक और शिक्षा केंद्र भी के रूप में होता है। आज भी जो बड़े बड़े, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, ये जो जितने धार्मिक सिटी है, धार्मिक शहर है, वहां पर क्या है, वहां पर शिक्षा का भी माहौल है, शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है। और पहले तो दिया ही जाता था। काशी जो था पूरे भारत में, भारत का पूरे विश्व में प्रसिद्ध था अपने ज्ञान के लिए, ठीक है। तो हम्पी के मंदिरों की विशेषता होती है। फिर देखिए हम्पी में जो दो मंदिर है जो महत्वपूर्ण है, एक भगवान विरूपाक्ष का मंदिर और एक पंपा देवी का मंदिर। विरूपाक्ष का मंदिर और पंपा देवी का मंदिर। तो विरूपाक्ष और पंपा देवी बहुत महत्वपूर्ण पवित्र केंद्र हैं। विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, ठीक है। और अच्छा ये भी देखिए, भगवान जो विरूपाक्ष है ना, ये भगवान विष्णु के ही रूप हैं, ठीक है। और विजयनगर के जितने भी शासक हुए वह स्वयं को राजा नहीं मानते थे। वह कहते थे कि इस धरती के जो असली हकदार है, इस धरती के जो भगवान है वो कौन है, भगवान विरूपाक्ष हैं, और मैं उनका सेवक हूँ और मैं उनका तुच्छ सेवक मानकर इस धरती पर शासन कर रहा हूँ।
तो जो भी लोग विजयनगर के राजा हुए वो भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। इन्होंने देखिए विजयनगर के जो शासक हुए इन्होंने जो उपनाम धारण किया हिंदू सुल्ताना विजयनगर के शासकों ने अपने को बोला हिंदू सुल्ताना या हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्ताना जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है उर्दू सुल्तान, हिंदू सुल्तान से मतलब है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कहा अपने आप को हिंदू सुल्ताना कहा। देखिए अरबी शब्द सुल्तान का संस्कृतिकरण है, अरबी शब्द सुल्तान का संस्कृतिकरण है सुल्ताना। तो इन लोगों ने क्या कहा अपने आप को हिंदू सुल्ताना कहा, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय दिल्ली पर सुल्तानों का शासन था, अरबी लोगों का शासन था, तुर्की लोगों का शासन था, इसीलिए उनसे प्रेरित होकर इन लोगों ने अपने आप को क्या बोला कि हम क्या है हिंदू सुल्ताना है, ठीक है। हिंदू सुल्तान का ही यह आपका संस्कृतिकरण है, ठीक है। विरूपाक्ष और भगवान और माता पंपा देवी का यह महत्वपूर्ण केंद्र था विजयनगर, ठीक है। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में आपको अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े मंदिर बनते थे, विशालकाय मंदिर बनते थे। और मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में विजयनगर के राजाओं द्वारा गोपुरम, देखिए मंदिर जो होता है ना वह कई सारे खंडों में बटा होता है, उसमें भी अलग अलग होता है, गोपुरम होता है, मंडप होता है, सभागार होता है, विमान होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो विजयनगर के शासकों द्वारा मंदिर का एक भाग है गोपुरम और मंडप विकसित किए गए थे। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में विजयनगर के शासकों द्वारा दो भाग विकसित किए गए थे, एक गोपुरम है और एक मंडप है। गोपुरम और मंडप विकसित किए गए थे। कृष्णदेव राय ने भगवान विरूपाक्ष मंदिर में मुख्य मंदिर के सामने हॉल बनवाया था। मुख्य मंदिर के सामने क्या बनवाया था, हॉल बनवाया था। और इन्होंने पूर्वी गोपुरम का भी निर्माण किया था, ठीक है। तो ये गोपुरम और मंडप किसकी विशेषता है, मंदिरों की विशेषता है। विशेष रूप से विजयनगर के शासकों द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे उसकी विशेषता है गोपुरम और मंडप। अब देखिए जो मैंने बताया है कि विरूपाक्ष मंदिर में, भगवान विरूपाक्ष के मंदिर में हॉल बनवाने का काम किसने किया था, सभागार बनाने का काम किसने किया था, कृष्णदेव राय ने किया था। उस सभागार में होता क्या था भैया था, उस सभागार में क्या होता था, संगीत होता था, नृत्य होता था, नाटक होता था, ठीक है, यही होता था, संगीत, नृत्य, नाटक और देवताओं के विवाह के विशेष कार्यक्रम के लिए यह सभागार आयोजित किया जाता था। विजयनगर के शासकों ने विट्ठल मंदिर की स्थापना की। विजयनगर के शासकों ने किसकी स्थापना की थी, विट्ठला मंदिर की भी स्थापना विजयनगर के शासकों ने की थी। विट्ठल क्या है, भगवान विष्णु के ही रूप है, तो विष्णु का एक रूप है विट्ठल। आमतौर पर महाराष्ट्र में इसकी पूजा होती है, आमतौर पर अब कहाँ पूजा होती है, महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल की पूजा होती है, ठीक है। ये कौन है, विष्णु जी के ही रूप है। कुछ सबसे शानदार गोपुरम स्थानीय नायकों द्वारा बनाया गया था और कुछ गोपुरम जो है मंदिरों में गोपुरम बनाया गया था, स्थानीय शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो गोपुरम और मंडप जो है आपका विजयनगर के मंदिरों की विशेषता है। और विट्ठल किसके रूप है, भगवान विष्णु के रूप है, जिनकी पूजा महाराष्ट्र में की जाती है। हॉल जो बनवाया था यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर में जो मुख्य मंदिर के सामने हॉल बनवाया गया था, ये कृष्णदेव राय के समय में बनवाया गया था। और इस हॉल में क्या होता था, नृत्य, संगीत आदि कार्यक्रम होते थे, ठीक है। यह आप लोग देख लीजिए, यह है भगवान विरूपाक्ष का मंदिर। ये जो बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है ना, यह है भगवान विरूपाक्ष का मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ है, विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र स्थान है। कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी किनारे है। हम्पी अब आप देख लीजिए, हम्पी किस नदी किनारे है, हम्पी जो है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, हम्पी किस नदी किनारे है, तुंगभद्रा नदी किनारे है। और यहीं पर भगवान विरूपाक्ष का क्या है, मंदिर है। 7वीं शताब्दी के दौरान किए गए इस मंदिर के इतिहास में, देखिए 7वीं सदी में यह मंदिर बनी थी। 7वीं सदी के दौरान निर्मित किए गए इस मंदिर के इतिहास और सुंदर वास्तुकला के कारण इसे यूनेस्को की क्या किया गया, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया विरूपाक्ष मंदिर को, ठीक है। कब शामिल किया गया था, आगे बताऊंगा आप लोग को। हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो देखिए हम्पी जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में, हम्पी क्या है, राष्ट्रीय महत्व का स्थल है। 1976 में भारत सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। और 1986 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो यही बातें यहाँ पर हैं। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई। लगभग 20 वर्षों बाद दुनिया भर के दर्जनों विद्वानों ने विजयनगर के इतिहास के पुनर्निर्माण का काम किया। 1980 के दशक के शुरुआती सर्वेक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार की निकार्डिंग तकनीक का उपयोग किया गया, जिसके कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के निशान ठीक हो गए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, 1980 में
1980 में क्या हुआ कि 1980 में क्या हुआ था, सर्वेक्षण हुआ था किसका, हम्पी शहर का सर्वेक्षण हुआ था। वह हम्पी शहर जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी उसका सर्वेक्षण बहुत सारे विद्वानों ने किया था और रिकॉर्डिंग तकनीक से सर्वेक्षण किया था, और उस जो भी शहर है उनके जो पुराने मलबे हैं, चाहे सड़क है, रास्ता है, बाजार है, तो उनको क्या किया गया, उनके निशानों को ठीक किया गया, ठीक है, उनको फिर से सुसज्जित किया गया ताकि सर्वेक्षण किया जा सके, ठीक है। जॉन एम फ्रीज और जॉर्ज निकेल, ये सब क्या है, विद्वान है, जॉन एम फ्रीज और जॉर्ज निकेल। एम.एस. नागराज राव ने वर्षों तक काम किया और साइटों का महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हम्पी शहर का अवलोकन करने में, उसकी खोज करने में और उसकी विशेष जानकारियां जुटाने में इन विद्वानों का भी एक हाथ था। यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण, अब देखिए यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो भी लोग बाहरी विदेशी यात्री आए उनकी बात हो रही है, तो वो विदेशी यात्री जब विजयनगर साम्राज्य में आते थे तो बहुत सारा लेख लिखा करते थे, ठीक है। तो यात्रियों द्वारा छोड़े गए जो विवरण होते थे उससे भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। आगे देखिएगा, विजयनगर की भौगोलिक संरचना। भैया विजयनगर कितना बड़ा था, उसकी भौगोलिक संरचना क्या थी। मैंने आपको बताया ना कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, किस नदी के किनारे थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, तुंगभद्रा। तो देखिए विजयनगर एक विशिष्ट भौतिक लेआउट और निर्माण शैली की विशेषता थी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी की प्राकृतिक बेसिन पर स्थित था जो उत्तर पूर्व दिशा में बहता था। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्र में एक था, इसलिए शहर के लिए बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गईं। उदाहरण के लिए कमलपुरम टैंक, देखिए ये कमलपुरम क्या था, जलाशय था, जलाशय, कमलपुरम जलाशय एक झील था, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, विजयनगर एक विशिष्ट भौतिक लेआउट और निर्माण शैली की विशेषता थी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी की प्राकृतिक बेसिन पर स्थित था, ठीक है। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से था, कहाँ, विजयनगर शुष्क क्षेत्र पड़ता है, इसलिए शहर के लिए बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए, देखिए अब विजयनगर साम्राज्य में क्या होता था, बारिश कम होती थी क्योंकि यह शुष्क क्षेत्र में था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर। तो वहां पर क्या है, बारिश के पानी को ही संग्रहित किया जाता था। तो बारिश के पानी को, वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए एक जलाशय बनवाया गया था, कमलापुरम टैंक, कमलापुरम जलाशय, ठीक है। कमलापुरम टैंक और हिरिया नहर, दो नहर बनाए गए। एक कमलापुरम जो था जलाशय था, मतलब झील था, और ये हिरिया नहर, और हिरिया नहर के पानी का उपयोग करके सिंचाई की जाती थी और संचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में एक राजदूत आया था, फारस का राजदूत था, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। यह विजयनगर साम्राज्य में आया था और यह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। तो फारस का एक राजदूत अब्दुल रज्जाक शहर की किलेबंदी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। विजयनगर साम्राज्य की जो किलेबंदी थी वह बहुत ही बढ़िया सुदृढ़ थी और उससे वह प्रभावित था। फारस का निवासी, फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक, उन्होंने किलों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है, उसने किलों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है और उसमें घिरे शहर के साथ साथ उसने कृषि क्षेत्र और वन भी है। मतलब उसने बताया है कि किलेबंदी जो की गई है ना, वो केवल शहरों की ही नहीं की गई है, कृषि क्षेत्रों की और वन क्षेत्रों की भी किलेबंदी की गई है, ऐसा उसने कहा है। इसने फारस का निवासी अब्दुल रज्जाक। गेटवे पर मेहराब को किलेबंद बस्ती में ले जाया गया। गेट पर गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा पेश किए गए आर्किटेक्चर थे, ठीक है। गेट पर क्या थे, गेट पर बड़े बड़े गुंबद हुआ करते थे जो तुर्की सुल्तानों द्वारा पेश किए गए आर्किटेक्चर थे। इसे इंडो इस्लामिक शैली के रूप में विकसित किया गया है। आम लोगों के घरों में बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य थे। हम पुर्तगाली यात्री बारबोसा के लेखन से आम लोगों के घरों का वर्णन पाते हैं। अब देखिए फारस का निवासी जो था अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था। फिर आपका बारबोसा भी आया था, बारबोसा आया था जो कृष्णदेवराय के समय में आया था, पुर्तगाल का यात्री था बारबोसा, ठीक है। और इसने भी बहुत सारा लेख लिखा जिससे विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ नोट के रूप में देखा है क्या लिखा है, विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था। मैंने बताया विजयनगर के शासकों को रायन कहा जाता था, फिर आपको राय भी कहा जाता था, ये कहा जाता था, ठीक है। और विजयनगर का जो सेना प्रमुख होता था उसे क्या बोला जाता था, नायक बोला जाता था। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, रायन कहा जाता था राजा को, शासक को रायन या राय, और फिर नायक कहा जाता था सेना प्रमुख को। विजयनगर के प्रमुख राजवंश, विजयनगर के कुल 4 प्रमुख राजवंश थे, संगम राजवंश, सुलू राजवंश, तुलु राजवंश और फिर अराविडू राजवंश। और ये सही यही क्रम है, पहला पर संगम राजवंश आता है, फिर सुलू राजवंश, तुलु राजवंश और फिर आपका अराविडू राजवंश। ये बहुत ज्यादा पूछता है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे, तो तुलु राजवंश से संबंधित थे, ठीक है।
यहाँ देख सकते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का किस राजवंश से थे? तो संगम राजवंश। तो देखिए संगम राजवंश ने साम्राज्य की स्थापना की, सुलू ने इसका विस्तार किया। संगम राजवंश ने क्या किया? साम्राज्य की स्थापना की। और सुलू राजवंश ने क्या किया? इसका विस्तार किया। सुलू ने अपने गौरव के शिखर पर ले गया, लेकिन अराविडू के तहत इसे स्वीकार कर लिया गया। मतलब अराविडू राजवंश के तहत विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। किसके तहत स्थापना हुई? संगम राजवंश के तहत स्थापना हुई। सुलू राजवंश के तहत साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो देखिए कमजोर केंद्र सरकार और कृष्णदेव राय के कमजोर उत्तराधिकारी बहमनी साम्राज्य के खिलाफ विभिन्न राजवंशों, कमजोर साम्राज्य आदि के विभिन्न कारणों से, मतलब कि साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? जो कमजोर उत्तराधिकारी थे उन लोगों के कारण साम्राज्य का पतन हो गया। और बहमनी राजवंश भी किसके खिलाफ था? विजयनगर के खिलाफ था। ठीक है। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के बारे में देख लें, जो तुलु राजवंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय के शासन के दौरान विजयनगर अद्वितीय शांति और समृद्धि की शर्तों के तहत विकसित हुआ। कृष्णदेव राय ने नागलपुरम, अब देखिए कृष्णदेव राय ने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था नागलपुर, नागलपुरम नगर की स्थापना किया। ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने नागलपुरम नामक कुछ बेहतरीन मंदिरों, नागलपुर मंदिर भी है और नागलपुर शहर भी है, तो जिसकी स्थापना किसने किए थे? कौन किए थे? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने नागलपुरम नामक कुछ बेहतरीन मंदिरों, गोपुरम और उप शहरी बस्ती की भी स्थापना किए थे। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हो गई थी? 1529 में इनकी मृत्यु हो गई। 1529 में इनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी विद्रोही नायक और सैन्य प्रमुखों से परेशान थे। अब उनके 1529 में जब उनकी मृत्यु हो गई कृष्णदेव राय की, तो उनके उत्तराधिकारी जो थे वह नायकों से बहुत ज्यादा मतलब जो उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी जो थे वह नायकों से परेशान थे। नायक कौन थे? सेना प्रमुख थे। नायक या सैन्य प्रमुखों से परेशान थे। और 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक और सत्तारूढ़ वंश में स्थानांतरित हो गया, जो कि अरावली वंश था। ठीक है। उसके बाद कौन सा राजवंश आता है? अरावली राजवंश आता है 1542 में। ठीक है। जो 17वीं सदी के अंत तक सत्ता में रहता है। राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। नायक किसे कहा जाता था? सेना प्रमुखों को नायक कहा जाता था। नायक। ठीक है। राय तथा नायक कौन है? यहाँ पर कुछ चीजें स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे। शक्ति का प्रयोग कौन करते थे? सेना प्रमुख होते थे। और उन्हीं सेना प्रमुखों को नायक कहा जाता था, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। और इनकी क्या जिम्मेदारी थी? किलेबंदी करना, मतलब किलों पर नियंत्रण रखना। और इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। और सेना प्रमुख जो होते थे ना, उनको नायक कहा जाता था। और इनके भी बड़े बड़े मतलब एक तरह से समर्थक होते थे, मिलाकर एक तरह से सामंत थे। ठीक है। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे। नायक क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे। और कई बार बचने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। ठीक है। और किसानों का क्या था? उनको समर्थन प्राप्त था। मतलब ये क्या करते थे? नायक क्या होते थे? इनके पास जमीनें होती थी, तो जमीनें, उपजाऊ जमीन होते थे, किसानों को देते थे। तो किसान क्या होते थे? इनके मतलब कि एक तरह से इनको मानते थे। ठीक है। इनकी वजह से जमीनें मिल रही हैं। इन प्रमुखों को नायक को इन प्रमुखों सैन्य प्रमुखों को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। और आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा, यह क्या नायक कौन सा भाषा बोलते थे? तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासन की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, परंतु वे अक्सर विद्रोह कर देते थे। कुछ लोग विजयनगर की प्रभुसत्ता को मानते थे और कुछ लोग क्या करते थे? विद्रोह कर देते थे। इन पर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से इनको बस में किया जाता था, नायकों को। ठीक है। जब ये विद्रोह करते थे तो राजा इनको दंड देते थे, उन पर सैनिक कार्रवाई होती थी। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय। राय। ठीक है। राय या रायन कहा जाता था। नायक किसे कहा जाता था? जो सैन्य प्रमुख होते थे उनको नायक कहा जाता था। ठीक है। गणपति, गणपति का मतलब क्या है? देखिए गणपति या गजपति, तो गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। अब जो हाथियों का स्वामी जो सेना प्रमुख होता था उसको गजपति कहते थे। यह एक शासक वंश का नाम था। ठीक है। गजपति का शाब्दिक अर्थ, अच्छा गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हाथियों का स्वामी। यह एक शासक वंश का नाम है जो 15वीं सदी में उड़ीसा में बहुत शक्तिशाली था। उड़ीसा में गजपति नाम की अलग राजवंश था। ठीक है। उड़ीसा में राज करता था। अश्वपति क्या है? विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन सुल्तानों को घोड़ों के स्वामी की अश्वपति कहा जाता था। विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन सुल्तानों को घोड़ों के स्वामी की अश्वपति कहा जाता था।
मतलब घोड़ों के स्वामी होने के कारण अन्य अश्वपति कहा जाता था। किसको? दक्कन सुल्तानों को। मतलब बहमनी राजवंश की जो शासक होते थे उन्हें विजयनगर साम्राज्य के लोग क्या कहते थे? अश्वपति कहते थे, क्योंकि उनके पास क्या होते थे? अरबी घोड़े होते थे। घोड़ों के स्वामी यह मानते थे। और गजपति किसे कहा जाता था? उड़ीसा के शक्तिशाली शासकों को गजपति, क्योंकि उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा जो है कलिंग क्षेत्र में है और वहां पर हाथियां बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनको गजपति कहा जाता था। विजयनगर सुल्तानों के पास घोड़े बहुत ज्यादा थे, इसलिए उनको अश्वपति कहा जाता था। और नरपति नरपति विजयनगर साम्राज्य में राजा को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक होते थे नरपति। अश्वपति कौन कहलाते थे? बहमनी राजवंश के सुल्तान में, मतलब दक्कन के सुल्तान। और गजपति कौन कहलाते थे? उड़ीसा के सुल्तान और उड़ीसा के शासक। ठीक है, गजपति। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोगों को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। ठीक है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8318397276 और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।